हेलो डीएसआर स्टडी पॉइंट की वॉरियर्स। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीएसआर स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th का जो चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है भारतीय संविधान के अधिकार। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, यानी भारतीय संविधान में कौन कौन से अधिकार हैं। ये बच्चों इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, तो जाकर आप ज़रूर देखिए। ठीक है, तो हम लोग ये सारी चीज़ें हमने डिस्कशन कर ली थी उस वीडियो में। आज हम छठा क्वेश्चन करने वाले थे। इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा दिया है बच्चों, तो जाकर आप देख लीजिएगा। चलो यहाँ से बात करते हैं। तो आज हमारा यहाँ से बात करना है बच्चों कि शोषण के विरुद्ध अधिकार पर टिप्पणी कीजिए। शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में हमें जानना है। ये बात तो आप जानते ही होंगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार का जो वर्णन है वो आर्टिकल 23 से 24 में किया गया है। तो आखिर देखते हैं कि आखिर इसका मतलब है क्या। देखो, पहला आर्टिकल 23 में क्या कहा गया है, मानव के क्रय विक्रय और बेगारी लेने पर क्या लगा दिया गया है, प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी कहने का मतलब क्या है बच्चों, अनुच्छेद 23 के अनुसार मानव का क्रय विक्रय यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग और किसी भी व्यक्ति से बेगारी नहीं ली जा सकती। बेगारी का मतलब क्या होता है कि आपने किसी व्यक्ति से काम तो ले लिया, लेकिन काम लेने के बाद आपने उसको पैसे नहीं दिए, सैलरी नहीं दी, तो वो बेगारी कहलाती है। ठीक है ना बच्चों, यह गैर कानूनी घोषित किया गया है। ठीक है, अर्थात अब भारत में स्त्रियां, बच्चों और पुरुषों का क्रय विक्रय क्या हो चुका है, प्रतिबंध हो चुका है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग पूरी तरीके से बंद हो चुकी है, लीगल हो चुकी है। इसी तरह बिना मजदूरी दिए गए व्यक्ति से ज़बरदस्ती काम आप नहीं ले सकते, आपको मजदूरी देनी पड़ेगी, अन्यथा वो कंप्लेंट कर देगा। और हम लोगों की नहीं बच्चों, जो व्यक्ति काम कर रहा है जिसके यहाँ, उसकी वो वाट लगा सकता है। चलो ठीक है। देखो बच्चों, आज थोड़ा मैं ज़्यादा नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि मेरी आवाज़ जो है वो बैठ चुकी है। तो आर्टिकल जो 24 है उसमें क्या कहा गया है, तो आर्टिकल 24 में कहा गया है कारखानों आदि में बालकों चाहे छोटे बच्चों को काम पर क्या लगा दिया गया है, प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी कारखानों में आप छोटे बच्चों से कार्य नहीं करवा सकते। ठीक है, यानी 14 साल से कम आयु के बच्चे को किसी भी फैक्ट्री या खान में काम नहीं कराया जा सकता और ना ही किसी दूसरे जोखिम भरे काम पर लगाया जाएगा। ऐसा करने पर क्या है, अपराध है। ठीक है ना, और उस अपराध का कड़ा दंड दिया जाता है। लेकिन अभी भी भारत में होता है बच्चों। एक्चुअली होता क्या है, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ छोटे बच्चों से काम करवाया जाता है। ठीक है, चलो एक बात करते हैं। आप इसमें बात करेंगे बच्चों धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। तो आप सभी को पता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है या देश है। ठीक है ना बच्चों, और राज्य के लिए सभी धर्म क्या है बच्चों, समान है, इक्वल है। ठीक है, और प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक मामलों में स्वतंत्र है। धर्म व्यक्ति या निजी मामला जो होता है उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है, राज्य सभी धर्मों के लोगों को क्या करेगा, समान अवसर देगा। ठीक है, समान अवसर देगा, इक्वलिटी है। 25, 26, 27, 28 में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है, जो कि इस प्रकार है। आगे देखते हैं, जैसे कि आर्टिकल 25 में। अब 25 में भैया क्या कहा गया है, तो देखते हैं बच्चों। देखो, क्या किसी भी धर्म को मानने और उसका प्रचार करने का अधिकार है। यानी अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि सभी व्यक्तियों को किसी भी धर्म को मानने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार असीमित है, नहीं है। ठीक है, सामाजिक जो बुराइयां होती हैं उसको दूर करने के लिए सरकार बेशक धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है। अन्यथा तो जैसे कोई, मैं हूँ, अब मैं हिंदू हूँ तो मैं मुस्लिम बन सकता हूँ, सिख बन सकता हूँ, ईसाई बन सकता हूँ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, हम बन सकते हैं। लेकिन अगर आपके धर्म से कोई सामाजिक बुराइयां उत्पन्न होंगी, ठीक है ना, तो उस सिचुएशन में राज्य क्या कर सकता है, आपके धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। जैसे क्या होता है बच्चों, जैसे बेसिकली अगर देखा जाए ना, तो सरकार ने क्या किया, सती प्रथा। जैसे क्या होता था बच्चों, सती प्रथा। आप लोग नहीं जानते हो सती प्रथा का मतलब क्या था। प्राचीन समय में अगर किसी स्त्री का पति मर जाता था तो उस स्त्री को क्या किया, उसके पति की ही चिता पर जला दिया जाता था। इसे सती प्रथा कहा जाता था। दहेज प्रथा, जाति प्रथा, ठीक है, 3 तलाक का मामला, मानव बलि, ठीक है ना, और कुप्रथा पर क्या लगा दिया गया है, प्रतिबंध लगा दिया गया है इन सभी चीज़ों पर। ठीक है ना, तो और जैसे जैसे आपको पता है 3 तलाक वाला मुद्दा गलत था ना,
है ना, कि कोई एक व्यक्ति है 3 लड़कियों से शादी कर लेगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो इन सब पर क्या लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, इसके साथ साथ क्या होता है बच्चों, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर नियंत्रण लगाने से क्या होगा, सभी लोगों को सरकार के बीच अवसर और तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो जाती है। जब किसी धार्मिक समुदाय के कुछ क्रियाकलापों पर सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाया जाता है तो उस समुदाय के लोग ये महसूस करते हैं कि उनके धर्म में एक हस्तक्षेप किया जा रहा है। ऐसा होता है कई लोगों के साथ, कई धर्मों के साथ ऐसा होता है। तो अब इसमें होता क्या है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में धर्म परिवर्तन का भी अधिकार है। ठीक है ना, धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों द्वारा धर्म परिवर्तन का विरोध भी किया गया है। उनका मानना है कि धर्मांतरण भय या लालच का आधार कराया गया है। जैसे कई सारे मस्जिदों में अभी भी होता है बच्चों, कि जैसे कई सारे मस्जिदों में ना, मतलब मैं बुराई नहीं कर रहा, लेकिन कई बार ये देखा भी गया है कि कई जगह क्या करते हैं लोग, बोलते हैं भाई आप हमारा धर्म अपना लो, हम आपको 1 लाख रुपए देंगे, 2 लाख रुपए देंगे। तो मतलब हिंदू धर्म या सिख या मुस्लिम धर्म के बारे में कहा जाता है। संविधान में जबरन किसी भी धर्म का परिवर्तन नहीं कराया जा सकता, मनाही है। और संविधान हमें सिर्फ धर्म का प्रचार करने का अधिकार देता है ताकि हम दूसरों को अपने धर्म की ओर आकर्षित कर सकें। प्रचार कर लो, लेकिन बेटा आप लालच देखिए और आप इस तरीके से आप उसे थोड़ी ना बोल सकते हो कि नहीं भाई तू मेरा धर्म धारण कर, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। इसके साथ साथ क्या होता है बच्चों, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अब इसका मीनिंग क्या होता है, यानी अनुच्छेद 26 में कहा गया है कि प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को अपनी धार्मिक संस्था खोलने और धार्मिक कार्यों का प्रबंध करने और संपत्ति अर्जित करने का क्या है बच्चों, अधिकार है। ठीक है, ये आर्टिकल 26 में कहा गया है। ठीक है, आर्टिकल 27 में, अब 27 में क्या कहा गया ये देख लो बच्चों, करों की अदायगी में छूट। कहने का मतलब क्या, अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि किसी भी धार्मिक संप्रदाय को चलाने के लिए प्राप्त धन जैसे कि चंदा, दान या चढ़ावा पर करों की अदायगी में छूट दी जाएगी। ठीक है, और धार्मिक संस्थाओं को कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आपको कोई मजबूर नहीं करेगा, आपकी मर्जी है, आप देना है तो, नहीं देना मत दो, कोई मजबूर नहीं कर सकता। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आता है इसी में बच्चों, एक नेक्स्ट है, कौन सा है बच्चों, इसके अंदर मेरे फ़ोन की बैटरी भी डाउन हो रही है। ठीक है, लीव चलो, मैं कोई दिक्कत नहीं, बना दूंगा बच्चों वीडियो, देखते हैं कहाँ तक बच्चों वीडियो बनती है। ठीक है, तो इसमें बात करेंगे। ठीक है, देखो अब सरकारी शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर रोक, यानी कोई भी जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं ना बच्चों, उसमें यानी अनुच्छेद आर्टिकल कहा गया है कि राज्य द्वारा या राज्य की सहायता से अगर कोई भी शिक्षा संस्थान चलाई जा रही है तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। यानी सरकार या सरकारी स्कूल होते हैं उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती। अगर किसी शिक्षा संस्थान की स्थापना किसी धर्म या संप्रदाय का विकास करने के लिए की गई है तो वहाँ धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। जैसे अगर कोई स्कूल है, इसका मुख्य उद्देश्य वो स्कूल ही है, कोई धार्मिक, किसी धार्मिक लोगों ने बनाया है, तो वहाँ धार्मिक शिक्षा दे दो। जैसे आप सुना होगा अपने मस्जिद है तो मस्जिद में दी जाती है, नमाज वमाज पढ़ाया जाता है, वहाँ शिक्षा दी जाती है, तो उनका अधिकार है। लेकिन ऐसी शिक्षा संस्थान में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा के लिए क्या है, धार्मिक उपासना में भाग लेने के लिए किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता। अब ये नहीं कि किसी व्यक्ति को मस्जिद जाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, कोई व्यक्ति जा सकता है। यदि वह वयस्क है तो वो अपने अभिभावक की सहमति से जाएगा, यानी अगर बड़ा है तो अपने माता पिता की सहमति से क्या करेगा बच्चों, वो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार। अब भैया इसका मीनिंग क्या है बच्चों, तो देख लेते हैं क्या मीनिंग है। तो देखो बच्चों, होता क्या है एक्चुअली कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 29 और 30 के माध्यम से अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति का विकास करने के लिए पूरा अधिकार दिया गया, उनके पास पूरा अधिकार है। ठीक है बच्चों, जैसे कि अगर बात की जाए, जैसे अगर मैंने बात करी कि अल्पसंख्यकों को भाषा और संस्कृति का संरक्षण का अधिकार है, आर्टिकल 29 में कहा गया है कि प्रत्येक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए अधिकार दिया गया है। राज्य द्वारा राज्य की सहायता से चलाए जाने वाले कोई भी शिक्षा संस्थानों में सभी वर्गों को प्रवेश करने पाने का अधिकार है। राज्य द्वारा या सरकार द्वारा कोई भी शिक्षा संस्था चलाया जा रहा है, राज्य किसी भी वर्ग को धर्म, जाति, भाषा के आधार पर शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश करने से रोक नहीं सकता। ठीक है, आप मैटर नहीं करता, आप SC हो, OBC हो, आप कोई भी जाति से हो, आप जाके धार्मिक शिक्षा ले सकते हो। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट, इसके साथ साथ आर्टिकल 30। अब 30 में क्या कहा जाता है सब समझते हैं। 30 में क्या कहा जाता है, ठीक है, तो जैसे भाषा और संस्कृति की रक्षा करने
यानी कहने का मतलब क्या है, अनुच्छेद 30 में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा करने के लिए शिक्षा संस्था खोलने की आज़ादी है। कि जो निम्न जाति के या पिछड़ी जाति के लोग हैं वो कोई भी शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं और कोई भी अपनी धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं और अपनी संस्कृति को बढ़ावा दे सकते हैं, और अपना आर्थिक सहायता देने के लिए किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलो ये तो समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है संवैधानिक उपचारों का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। संवैधानिक उपचारों के अधिकार पर टिप्पणी कीजिए। या आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है हमारे आपके अनुसार वह कौन सा मौलिक अधिकार है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। या आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भीमराव अंबेडकर ने किस अधिकार को संविधान की आत्मा या हृदय कहा है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। देखो बच्चों, एक्चुअली होता क्या है समझना कि देखो बच्चों कि भारतीय संविधान में भाग 3 में 6 मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। इनमें से जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए संवैधानिक उपचारों के अधिकार को मौलिक अधिकारों का आत्मा भी कहा जाता है। जिस तरह आत्मा के बिना शरीर बेकार है, उसी तरह संवैधानिक उपचारों के बिना क्या है, मौलिक अधिकार क्या है बच्चों, बेकार है। अरे यार आप अज्यूम करो, चलो मैं मानता हूँ, देखो अगर आपके जैसे 6 मौलिक अधिकार है, 6 में से अगर 5 में से किसी भी मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप क्या करोगे? ऐसा तो नहीं है, क्या करोगे? अगर सपोज़ करो किसी व्यक्ति को, ठीक है ना भैया, बेगारी ये सबने पढ़ा था, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, बेगारी कराई जा रही है, काम लिया जा रहा है, पैसा नहीं दिया जा रहा है, तो क्या कर लोगे आप? कर सकते हो ना। संवैधानिक उपचारों के अधिकारों के द्वारा आप कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, हाई कोर्ट में जा सकते हो, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय में जा सकते हो। और वहाँ क्या करेगा, जो ये दोनों ही न्यायालय हैं वो रीट जारी करेंगे, आदेश जारी करेंगे। ठीक है, और वो आदेश और रीट किससे संबंधित होते हैं? संवैधानिक उपचारों के अधिकारों से संबंधित होते हैं। इन्हीं आदेश और रीटों के बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि इसमें पहला जो लेख है बच्चों, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब भैया बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है? यानी शरीर को हमारे सामने पेश करो। ठीक है, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख के अंतर्गत क्या होता है कि न्यायालय किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को, ठीक है ना, अपने सामने पेश करने के लिए आदेश देता है कि भैया तुम मेरे सामने इसको लेकर आ। और यदि गिरफ्तारी का तरीका क्या होता है, गैर कानूनी या गलत होता है, तो न्यायालय कहता है भैया तू जा, तू रिहा कर दे, ये गलत, तेरा मतलब तुम्हें क्या है, गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है, तुम ये क्राइम में इन्वॉल्व नहीं थे, तो वो रिहा कर सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ गया? मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से गिरफ्तार किया जाता है तो न्यायालय उसे तुरंत रिहा करने के लिए कौन सा आदेश जारी करेगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आता है परमादेश। अब भैया परमादेश का मतलब क्या होता है? हम आज्ञा देते हैं, हम आज्ञा देते हैं। जब कोई व्यक्ति या संस्था अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, ठीक है, जो उसका काम है, जो उसका दायित्व है, वो पालन नहीं करता है, और उसके कर्तव्यों के पालन ना करने से क्या होता है, किसी अन्य व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो न्यायालय क्या करता है, उस व्यक्ति को उसको पद से हटाने के लिए कौन सा आदेश जारी करेगा? परमादेश लेख जारी करेगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल के द्वारा आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे उदाहरण के तौर पर आप पेपर में भी लिख सकते हो। जैसे कोई विश्वविद्यालय में किसी के पास विद्यार्थी की डिग्री ना दिया जाए, यानी आपने यूनिवर्सिटी में आपने पढ़ाई करी, पैसा वैसा सब लगाया, ठीक है, अगर वो मना कर दे भाई मैं नहीं दे रहा, ठीक है ना, डिग्री नहीं दे रहा, ठीक है, तो संस्था अपने कर्मचारी को बिना कारण बताए नौकरी, या कोई अगर क्या होता है कि कोई संस्था है, ठीक है, बिना कारण बताए अपने एम्प्लॉयज़ को नौकरी से निकाल देती है। ऐसी अवस्था में क्या करता है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय कौन सा आदेश जारी करता है? ठीक है ना, तो परमादेश जारी करता है। चलो ठीक है, समझ में आ गया होगा उम्मीद है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं प्रतिषेध लेख। अब भैया प्रतिषेध लेख का मतलब क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, मना करना, भैया मना कर देता हूँ, इसे निषेध आदेश भी कहा जाता है। जब कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर क्या करता है, मतलब उच्च या सर्वोच्च न्यायालय उस अधीनस्थ, मतलब अगर कोई न्यायालय क्या करता है अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई केस पर सुनवाई करता है, तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय उसे ऐसा करने से रोकने के लिए कौन सा आदेश जारी करेंगे? निषेध आदेश या प्रतिषेध आदेश। अरे भैया अब एक चीज़ बताओ, इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, ठीक है ना, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय का जो केस है वो इलाहाबाद का ही तो लड़ेगा। अब उसे चंडीगढ़ के कोई केस आ जाएगा तो वो थोड़ा ना लड़ पाएगा, या उस पर थोड़ा ना कोई सुनवाई करेगा, ठीक है ना।
तो क्या होता है, हर न्यायालय का हर चीज़ का अपना एक अधिकार क्षेत्र होता है। अगर ऐसे वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके कोई काम करता है तो ऐसा उसे रोकने के लिए प्रतिषेध लेख जारी किया जाता है। नेक्स्ट आता है बच्चों प्रतिषेध लेख, सॉरी अधिकार परीक्षा। अब भाई अधिकार परीक्षा क्या होता है, यानी किस अधिकार से यदि किसी व्यक्ति को कानून के विरुद्ध किसी पद पर या अधिकार को प्राप्त रखा गया है, उच्च या सर्वोच्च न्यायालय उसे ऐसा करने से रोकने के लिए कौन सा आदेश जारी करेगा बच्चों, प्रतिषेध लेख जारी, प्रतिषेध नहीं, क्या कहते हैं, अधिकार परीक्षा लेख जारी करेगा। जैसे कि समझते हैं, देखो क्या होता है कि जैसे उदाहरण के लिए सरकारी नौकरी की आयु कितनी है, 65 वर्ष है। यदि कोई व्यक्ति इस आयु के बाद भी क्या करता है, सरकारी नौकरी पर बना रहता है, तो न्यायालय उसे पूछता है कि भाई तू किस अधिकार से बैठा हुआ है, क्या अधिकार है तुम्हारा इस पर, कोई अधिकार तो नहीं है ना तुम्हारा, ठीक है ना, तो किस अधिकार से बैठा हुआ है। तो आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय क्या कर सकता है, उस व्यक्ति को आदेश दे सकता है कि भाई तू पहली फुर्सत में निकल, ठीक है। तो उसको अधिकार जाने के लिए अधिकार परीक्षा लेख जारी किया जाता है। नेक्स्ट आता है उत्प्रेक्षण लेख। अब भैया उत्प्रेक्षण लेख का मतलब क्या होता है, बात कर लेते हैं। जैसे पूर्णतः सूचित कीजिए, यानी यदि कोई उच्च या सर्वोच्च न्यायालय ये समझे कि उसके अधीन किसी न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र से उल्लंघन किया है और वह उस अधीनस्थ न्यायालय को उस मुकदमे से संबंधित सभी कामकाज अपने पास भेजने के लिए कौन सा आदेश जारी करता है, उत्प्रेक्षण लेख जारी करता है। चलो ये तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट भी बात कर लेते हैं संपत्ति के अधिकार। अब भैया संपत्ति का अधिकार क्या है, तो देखो क्वेश्चन है संपत्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निष्कासित क्यों किया गया था, ठीक है। तो देखो हुआ क्या था बच्चों, 44वें संविधान संशोधन यानी 1978 में क्या किया गया था, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार, ये जो अनुच्छेद 31 में जो संपत्ति का अधिकार था, ठीक है ना, उस मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से या सूची से निकाल दिया गया, ठीक है ना। और इसे क्या कर दिया गया, क्यों निकाल दिया गया था, क्योंकि ये क्या कर रहा था, गरीबी और असमानता को बढ़ा रहा था। तो इसको दूर करने के लिए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया था, ठीक है ना। और इस अधिकार को अनुच्छेद 300A में रख दिया गया है और इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब नीति निर्देशक सिद्धांत, बड़ा डाउट होता है, चलो देख लेते हैं। देखो भारतीय संविधान में सरकार के मार्गदर्शन के लिए नीतियों का एक निर्देशक सूची बनाई गई है। मतलब ये नीति निर्देशक सिद्धांत क्या करता है, सरकार को आदेश देता है, ठीक है ना, मतलब प्रेरणा देता है। निर्देश इसी सूची को राज्य की नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, अर्थात इन्हें बलपूर्वक न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। इन्हें लागू करना सरकार का कर्तव्य है, सरकार को इन्हें लागू करने का प्रयास करना चाहिए। कुछ नीति निर्देशक तत्वों को सरकार ने समय समय पर लागू भी किया है, जैसे जमींदारी उन्मूलन, जैसे जमींदारों को क्या करना, ख़त्म करना, जमींदारी प्रथा को ख़त्म करना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना, लघु कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, यानी जो छोटे उद्योग हैं उनको प्रोत्साहित करना, उनको आगे बढ़ाना, जिससे गरीबी बेरोजगारी की कमी आई है उसे ख़त्म किया जा सके और विकास किया जाए। तो ये एक नीति निर्देशक तत्व होता है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, आखिर मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं, या क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि अधिकार और कर्तव्य एक सिक्के के दो पहलू है। आखिर रीज़न क्या है। तो देखो बच्चों होता क्या है कि देखते हैं, चलो। तो देखो क्या है कि कर्तव्य वह जिम्मेदारियां होती हैं जो नागरिकों को देश और अन्य नागरिकों के प्रति निभानी पड़ती हैं। जैसे कि अगर बात किए, एक नागरिक को संविधान का पालन करना चाहिए, ठीक है। आप सभी को पता है कि हमारे भारतीय संविधान में जब एक 42वां संविधान संशोधन किया गया था, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1978 में 76 में किया गया था बच्चों, ठीक है ना। तो 76 में किया गया था। इसके अंतर्गत क्या किया गया था कि 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। अब भैया मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं 10, जैसे देश की एकता अखंडता को बनाए रखना, ठीक है ना, और राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, ठीक है, और देश को जब भी हमारी ज़रूरत हो